नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PhD गुरुजी पर। यदि आप CUET 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके CUET पाठ्यक्रम यूनिट 5 न्यूट्रिशन एंड एथलीट्स केयर फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, डाइट फॉर पावर स्पोर्ट्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन स्पोर्ट्स, फूड अडल्ट्रेशन एंड अवेयरनेस, एथलीट्स केयर, कॉज एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज, जिसमें हमको पढ़ना है स्प्रेन, स्ट्रेन, कंट्यूजन, एब्रेशन, क्रैम्प, मसल पुल, डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर। नेक्स्ट पॉइंट है ओबेसिटी एंड इट्स मैनेजमेंट। लास्ट पॉइंट है इस यूनिट का ड्रग्स एंड डोपिंग एजुकेशन। इसमें करेक्शन होना चाहिए, ड्रग्स एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स संभवतः होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं सबसे पहले बिंदु पर, जो कि है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होता क्या है? बैलेंस डाइट को हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार। एक ऐसा भोजन, एक ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं और सही अनुपात में होते हैं, उचित मात्रा में होते हैं, उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। अ डाइट इन विच ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन फेयर एंड प्रॉपर प्रपोर्शन टू मीट डेली नीड्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। क्या इंपॉर्टेंस है इसके? A balanced diet is crucial for athletes because it ensures that their bodies get all the essential nutrients needed to maintain energy level, support performance and promote recovery. बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है? एक तो हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए या मेंटेन रखने के लिए, परफॉर्मेंस को सपोर्ट करती है, और जो भी रिकवरी होनी है एक बैलेंस डाइट के माध्यम से हम उस रिकवरी को कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं, कंपोनेंट होते हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स होते हैं एनर्जी के, जो कि आपको स्पेशली राइस, ब्रेड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिल जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से हमारा शरीर एनर्जी प्राप्त करता है और हमारे शरीर को इससे एनर्जी मिलती है। आपके भोजन में सबसे ज़्यादा मात्रा कार्बोहाइड्रेट की ही होती है और यह हमारे शरीर के लिए अत्यधिक ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं और ये मसल्स के रिपेयर और ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। इसके सोर्सेज क्या हैं? मीट, एग्स, लेग्यूम्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज़, पनीर, मूंगफली, ये सभी प्रोटीन के रिच सोर्सेज हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सोर्स की, जो कि है फैट। इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी पार्टिकुलरली इन लॉन्गर ड्यूरेशन स्पोर्ट्स। अगर हम इमीडिएट एनर्जी की बात करते हैं तो हम इमीडिएट एनर्जी गेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा, लेकिन जब हम लॉन्गर ड्यूरेशन की बात करते हैं तो हमारी बॉडी जो है स्विच करती है फैट में। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स डिप्लीट कर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी फैट पे स्विच करती है और फिर फैट का बर्निंग प्रोसेस चालू होता है, स्टार्ट होता है। हेल्दी फैट्स आर फाउंड इन नट्स, सीड्स, एवोकाडो एंड फिश। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी मिलती है? सेम 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से। 1 ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, और फैट्स सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहलाते हैं। अब बात करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स की। विटामिन्स एंड मिनरल्स आपकी बॉडी फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन, बोन हेल्थ एंड इम्यून सिस्टम सपोर्ट। Common sources include fruits, vegetables, dairy products and whole grains.
विटामिन्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई एंड के, और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। मिनरल्स की बात करें तो ये पृथ्वी पर मौजूद ऐसे तत्व होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। इनको पौधों के द्वारा या प्लांट्स के द्वारा अपनी जड़ों से ज़मीन से खींच लिया जाता है, भूमि से खींच लिया जाता है, और जब हम उनको कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, जिंक, ये सभी मिनरल्स के टाइप हैं। बात करते हैं वाटर की, जो कि इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, और लगभग 60% से 70% पानी हमारे शरीर में होता है, और ये हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। स्वेटिंग के रूप में हमारी बॉडी से वाटर बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट कर जाता है, बाहर निकल जाता है, और वाटर के माध्यम से हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हैं। यदि हमारी बॉडी में पानी नहीं होगा तो हम डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाएंगे। रफेज, रफेज को हम फाइबर के नाम से भी जानते हैं, और रफेज का काम है जो डाइजेशन है हमारी बॉडी में उसको बेहतर बना के रखना। यदि हम रेशेदार सब्जियां या फल नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो रफेज भी हमारी बॉडी के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ये सभी थे कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हमको एनर्जी गिविंग फूड है, और जो विटामिन, मिनरल, वाटर, रफेज, इनसे हमको कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं वाई अ बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर एथलीट। क्यों जरूरी है एक बैलेंस डाइट, क्यों हमें संतुलित आहार करना चाहिए। एनर्जी सप्लाई, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड क्विक एनर्जी फॉर इंटेंस एक्टिविटीज वाइल फैट्स ऑफर सस्टेन्ड एनर्जी फॉर एंड्योरेंस स्पोर्ट्स। जब भी हमें शॉर्ट ड्यूरेशन की एक्टिविटी करनी होगी तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होगी, और जब भी हम लॉन्ग ड्यूरेशन, मैराथन, क्रॉस कंट्री, लंबी समय की गतिविधियां करेंगे तो उसमें हमको फैट की आवश्यकता होगी। मसल रिपेयर एंड ग्रोथ, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स फाइबर ब्रेक डाउन होते हैं, और उसका रिपेयर और मेंटेनेंस का काम है प्रोटीन का। तो हमें बैलेंस डाइट इसीलिए लेनी चाहिए कि जो भी हमारी बॉडी में रिपेयर और रिकवरी की आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, अ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन लीड टू फटीग, पुअर परफॉर्मेंस और इवन इंजरीज। यदि हम सही तरीके से आहार नहीं लेते हैं, सही तरीके का भोजन नहीं खाते हैं, तो हमको थकान हो सकती है, पुअर परफॉर्मेंस हो सकती है, और हम इंजरीज या चोटों का शिकार हो सकते हैं। इम्यून फंक्शन, एडेक्वेट विटामिन्स एंड मिनरल्स बूस्ट द इम्यून सिस्टम, रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ गेटिंग सिक। यदि हमारी बॉडी में उचित मात्रा में विटामिन और मिनरल्स, जो खनिज होते हैं, वो रहते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा रहता है। हाइड्रेशन की बात करते हैं। प्रॉपर हाइड्रेशन इंश्योर द बॉडी कैन फंक्शन ऑप्टिमली ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड हेल्प्स प्रिवेंट डिहाइड्रेशन रिलेटेड फटीग एंड क्रैम्पिंग। तो हम क्रैम्पिंग को आगे पढ़ेंगे। फटीग का मतलब थकान होता है। तो यदि हमारी बॉडी में पानी का स्तर सही है, जल का स्तर सही है, तो हम हाइड्रेटेड रहेंगे, और जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे। डाइट फॉर पावर स्पोर्ट्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग ड्यूरेशन स्पोर्ट्स। पावर स्पोर्ट्स क्या होते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग, स्प्रिंटिंग। पावर स्पोर्ट्स का मतलब है जहाँ पे हमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, जहाँ पे हमें सडन मूवमेंट की आवश्यकता है। स्ट्रेंथ तो लगानी है लेकिन हायर स्पीड के साथ में, तो वो कहलाते हैं पावर स्पोर्ट्स। जैसे वेट लिफ्टिंग है, जर्किंग मूवमेंट है, हमें एक भार उठाना होता है। ऐसे ही स्प्रिंटिंग है, जो कि 100 मीटर या 200 मीटर की दौड़ें होती हैं। इसमें हमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए ताकि हमें एनर्जी, क्विक एनर्जी मिल सके। प्रोटीन्स चाहिए रिकवरी और रिपेयर के लिए। फैट चाहिए ताकि एडुकेट एनर्जी हमको मिलती रहे। हाइड्रेशन, पानी हमारी बॉडी में होना चाहिए। एग्जाम्पल डाइट फॉर पावर स्पोर्ट्स, चिकन ब्रेस्ट, एग्स, राइस, वेजिटेबल्स, प्रोटीन शेक्स एंड फ्रूट्स। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन स्पोर्ट्स में। शॉर्ट ड्यूरेशन स्पोर्ट्स कौन से होते हैं, जैसे कि 200 मीटर स्प्रिंट, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, ये सभी शॉर्ट ड्यूरेशन स्पोर्ट्स हैं। इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, जो कि हाई इंटेक टू मैक्सिमाइज एनर्जी रिजर्व फॉर द इवेंट। हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में चाहिए। मॉडरेट लेवल में हमें प्रोटीन चाहिए ताकि मसल्स की रिपेयर और रिकवरी होती रहे। लो टू मॉडरेट इंटेक फॉर एनर्जी। फैट हमारी बॉडी में होना आवश्यक है एक सर्टेन लेवल तक, क्योंकि फैट हमारे जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनको सुरक्षित रखता है, उनको बचा कर रखता है।
कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि यदि किसी की बॉडी में फैट है तो वो खराब ही होगा या वो गलत है। नहीं, उचित मात्रा में शरीर में वसा का होना भी जरूरी है। हाइड्रेशन ये बहुत जरूरी है हर एक गेम में, हर एक स्पोर्ट्स में। एग्जाम्पल डाइट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन स्पोर्ट्स: पास्ता, लीन मीट्स, फ्रूट जूसेस, एनर्जी बार्स और वाटर। लॉन्ग ड्यूरेशन स्पोर्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि मैराथन है, साइकिलिंग है। मैराथन की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 42.195 किलोमीटर। 42 किलोमीटर दौड़ना होता है एथलीट को। इसमें क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट तो हमें चाहिए ही चाहिए, प्रोटीन हमें चाहिए मॉडरेट लेवल का, फैट हमें चाहिए हायर इनटेक टू प्रोवाइड सस्टेन्ड एनर्जी। यहाँ पे हायर इनटेक चाहिए हमें फैट का। हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ओवर लॉन्ग पीरियड। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? Electrolytes are minerals that carry an electric charge and are essential for a variety of bodily functions, including maintaining fluid balance, regulating muscle and nerve function. तो इलेक्ट्रोलाइट क्यों आवश्यक है हमारी बॉडी के लिए? क्योंकि इनसे नर्व फंक्शन सही रहता है और बॉडी के फंक्शंस सही रहते हैं और ये फ्लूइड के बैलेंस को बनाने में मदद करते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एग्जाम्पल डाइट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन स्पोर्ट्स: होल ग्रेन्स, बनानास, प्रोटीन बार्स, एनर्जी जेल्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स। तो ये सभी आवश्यक हैं लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी में। आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक हमारे पास में थर्ड वन वो है फूड अडल्ट्रेशन एंड अवेयरनेस। फूड अडल्ट्रेशन किसको कहते हैं? अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट कर देना। इसको देख लेते हैं। फूड अडल्ट्रेशन रिफर्स टू द डेलिब्रेट एडिशन ऑफ inferior or harmful substances to food items to increase quantity and profits। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। किसका ऐड कर देना? किसको ऐड कर देना? जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक पदार्थ हैं, उनको ऐड कर देना ताकि क्वांटिटी और प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। तो उसी को हम फूड एडल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बिना सीजन के बहुत सारे फ्रूट्स आ जाते हैं और उनका शेप एंड साइज़ भी ऐसा रहता है, यकीन नहीं होता कि वो रियल फ्रूट हैं। तो वही अडल्ट्रेशन है, प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। आपने बहुत सुना होगा जो लीची है उस पर स्प्रे कर देते हैं, या फिर बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं, मटर है उस पर ग्रीन कलर कर देते हैं। तो ये सभी फूड अडल्ट्रेशन में आते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है और ये इलीगल भी है। कॉमन टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन देख लेते हैं हम। सबसे ज़्यादा मिल्क में देखने को मिलता है। वाटर, डिटर्जेंट और स्टार्च में बी एडेड टू इंक्रीज क्वांटिटी। पानी तक तो फिर भी सही है कि कम से कम पानी है तो वो हमारी सेहत को ख़राब नहीं करेगा, लेकिन डिटर्जेंट मिला देते हैं, स्टार्च मिला देते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। शहद जो होता है उसमें शुगर सिरप मिला देते हैं, ग्लूकोज मिला देते हैं, स्पाइसेस, मसाले जो हैं, आर्टिफिशियल कलर उसमें मिला देते हैं, ऑयल्स जो हैं, एनिमल फैट उसमें मिला देते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं उसमें केमिकल डाइज, मतलब बाहर से जो स्प्रे कलर की मैं बात कर रहा था वो सब कर देते हैं। मेक फ्रूट्स लुक लाइक मोर अपीलिंग, मतलब वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। जैसे कि आप एप्पल देख लीजिए, सेब देख लीजिए, उसमें वैक्स की पॉलिशिंग की होती है तो वो अलग से ही चमकते हैं आपको ठेलियों पे। अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं? ऑलवेज बाय फ्रॉम अ रेपुटेबल सोर्स और स्टोर्स विद क्वालिटी सर्टिफिकेशन। यूज सिंपल टेस्ट एट होम लाइक चेकिंग मिल्क विद आयोडीन फॉर स्टार्च और टेस्टिंग हनी इन वाटर फॉर प्योरिटी। बी कॉशियस ऑफ फ्लैशी एडवर्टीजमेंट्स। ऑलवेज प्रायोरिटीज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हमेशा क्वालिटी को आप प्रायोरिटी दें क्वांटिटी की अपेक्षा में, मतलब मात्रा ज़्यादा नहीं भी हो लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। एजुकेटिंग एथलीट्स एंड स्टूडेंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग सेफ एंड हेल्दी फूड। हमेशा आप बताते रहें अपने साथियों को भी कि आपको जो भी फूड कंज्यूम करना है वो आपकी बॉडी के लिए कितना अच्छा है, कितना ख़राब है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। एथलीट्स केयर में कॉजेज एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होती हैं? खेल के दौरान लगने वाली चोटें खेल चोटें कहलाती हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स इंजरी हम देख लेते हैं जो कि है स्प्रेन। स्प्रेन होता क्या है? इसको मोच कहते हैं हिंदी में। अब मोच होती क्या है, इसको कैसे पहचानना है आपको? जब भी बात करें लिगामेंट में टीयर की या लिगामेंट में डैमेज की, ये लिगामेंट डैमेज हो गया है किसी चोट से, इट मीन्स वो स्प्रेन है। टीयरिंग और ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स इज कॉल्ड स्प्रेन। अब इसका मैनेजमेंट क्या है? आपको एक थेरेपी याद रखनी है प्राइज नाम की, PRICE। प्राइज का मतलब होता है प्रोटेक्शन, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइसिंग, C फॉर कंप्रेशन, E फॉर एलिवेशन। सबसे पहले चोट लगे हुए भाग को प्रोटेक्ट करना है, फिर उसको आराम देना है, उस पर बर्फ़ लगानी है,
उस पर कुछ लपेटना है, जैसे क्रैप बैंडेज हो गया, और उसको थोड़ा सा एलिवेट करके रखना है, जो आपका हार्ट लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर उसको उठा कर रखना है। नेक्स्ट वन है स्ट्रेन। देखिए दोनों ही शब्द जो हैं स्ट्रेन और स्ट्रेन ये बड़े कन्फ्यूजिंग रहते हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखना है जो स्ट्रेन है वो हमेशा टेंडन्स में होगा। तो इस टी से, स्ट्रेन के टी से आपको ये टेंडन याद रखना है, और टेंडन के साथ में आपको याद रखना है मसल। तो जब भी बात होगी मसल और टेंडन की तो इट मीन्स वो स्ट्रेन है, और इसको हिंदी में कहते हैं खिंचाव। और मोच जब भी होगी वो होगी लीगामेंट में, तो ये बात आप ध्यान रखें। मैनेजमेंट क्या है? सिमिलर टू स्प्रेन। प्राइस थेरेपी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं इसमें कंट्यूजन। कंट्यूजन को सामान्यतः गुमचोट कहते हैं या नील पड़ना कहते हैं। आप देखते होंगे कि जब भी आप किसी वस्तु से डायरेक्टली टकरा जाते हैं तो जो टकराने वाला भाग होता है बॉडी का वो नीला पड़ जाता है, तो उसी को कंट्यूजन कहते हैं। जनरली ये बॉक्सिंग में देखने को मिलता है, या फिर क्रिकेट की गेंद है, हॉकी की बॉल है जो कि बहुत तीव्र गति से आपकी तरफ आ रही थी और आपकी बॉडी से वो टकरा गई है, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर नीला पड़ गया है, तो उसी को कंट्यूजन कहते हैं। मैनेजमेंट क्या है? आइस लगानी है आपको, रेस्ट देना है और एलिवेट करना है। आगे बढ़ते हैं एब्रेशन। एब्रेशन को कहते हैं छिलना। तो जब भी हम या कोई भी एथलीट ग्राउंड पे गिर जाता है और वो स्लाइड करता हुआ चला जाता है किसी रफ सरफेस के अगेंस्ट में, या साइकिल चलाते हुए आप कभी गिरे होंगे तो आपने देखा होगा कि कोहनी जो आपकी छिल गई है उसी को अब्रेशन कहते हैं। तो जनरली ये सुपरफिशियल लेयर जो होती है एपिडर्मिस उसमें ही देखने को मिलता है। इसका मैनेजमेंट क्या है? इसको क्लीन करना है एंटीसेप्टिक से, और इसको कवर कर लेना है बेटाडीन से, या कोई भी इस पर बैंडेज लगा देना है ताकि इन्फेक्शन ना हो। मसल क्रैम्प्स आपने सुने होंगे। सडन इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफन ड्यू टू डिहाइड्रेशन, फटीग और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्रैम्प ज़्यादातर देखने को मिलता है क्रिकेट में जब टेस्ट मैच चलते हैं, तो लंबी समय अवधि तक जब गेंदबाज को गेंदबाजी करनी हो या बल्लेबाज को बल्लेबाजी करनी हो, तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि धूप बहुत ज़्यादा होती है, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, या फिर बॉडी में थकान हो जाती है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, उसी को मसल क्रैम्प कहते हैं। मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रेच द मसल। आपको मसल्स को थोड़ा सा खींचना है, हाइड्रेट करना है बॉडी को, और एडिक्वेट इलेक्ट्रोलाइट इनटेक करना है। आगे बढ़ते हैं मसल पुल में। स्ट्रेचिंग और टेयरिंग ऑफ मसल फाइबर। जब मसल्स फाइबर टूट जाएं या फिर ओवर स्ट्रेच हो जाएं तो उसको कहते हैं मसल पुल हो जाना। आगे बढ़ते हैं डिसलोकेशन। डिसलोकेशन इंजरी है जॉइंट की। डिसलोकेशन हमेशा कहाँ होगा? जॉइंट पे होगा। एक बोन का अपने जॉइंट से खिसक जाना या डिस्प्लेस हो जाना, मिसप्लेस हो जाना, वो कहलाता है डिसलोकेशन। तो इसका मैनेजमेंट क्या है? इमोबिलाइज द एरिया एंड सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन टू अवॉइड फर्दर डैमेज और लिगामेंट और नर्व्स। तो डिसलोकेशन में हमको खुद डॉक्टर नहीं बनना है, हमें उस अंग को वैसा ही रखना है, और इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता हमको है। हमको डायरेक्टली इमरजेंसी में जाना चाहिए और डॉक्टर को बताना चाहिए। सामान्यतः शोल्डर डिसलोकेशन, जॉ डिसलोकेशन, रिस्ट डिसलोकेशन देखने को मिलता है। फ्रैक्चर की बात करते हैं। ये बोन की एक इंजरी है, इसमें बोन जो है वो बीच से ब्रेक हो जाती है, और ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, कम्युनेटेड फ्रैक्चर, ओब्लिक फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो इतने तरीके के फ्रैक्चर बॉडी में हो सकते हैं। इसका मैनेजमेंट क्या है? इमोबिलाइज द लिम्ब, अप्लाई आइस एंड सीक इमीडिएट मेडिकल केयर फॉर पोटेंशियल सेटिंग ऑफ द बोन। तो जब भी डिसलोकेशन या फ्रैक्चर जैसी बातें हों या इंजरी हो, चोट लगे, तो हमें सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने आप से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसमें ओबेसिटी एंड इट्स मैनेजमेंट। ओबेसिटी होता क्या है? एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ फैट। जब बॉडी में अत्यधिक मात्रा में वसा जमा हो जाए तो उसको ओबेसिटी कहते हैं, और हम इसको बीएमआई के माध्यम से आसानी से पता कर सकते हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल ओबेज है, नॉर्मल वेट है, अंडर वेट है, ओवर वेट है, ये सारी कैटेगरीज का हम पता कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है? वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर। तो ये वेट डिवाइडेड बाई हाइट स्क्वायर है। तो इस फॉर्मूला से हम पता कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति ओबेज है, अंडर वेट है या नॉर्मल कैटेगरी में वो फॉल करता है। कॉजेस क्या हो सकते हैं? पहला है पुअर डाइट, स्पेशली हाई इंटेक ऑफ फैट्स, शुगर्स एंड प्रोसेस्ड फूड। जो बर्गर, पिज्जा ये सब खाते हैं उसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है
लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड सेडेंटरी लाइफ, बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, शारीरिक गतिविधियां ना करना और एसी, सोफे और इन सब में ही अपना जीवन व्यतीत करना, यही सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहलाती है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं कि यदि आपके माता पिता, दादा दादी मोटापे से ग्रसित थे तो हो सकता है वो जेनेटिक कारणों से आप भी मोटापे के शिकार हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस और मेडिकल कंडीशन, कई बार ऐसा होता है बॉडी में कि कुछ हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से कोई भी एक व्यक्ति मोटापे से ग्रसित हो सकता है। मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, मैनेजमेंट कैसे करना है। अब कोई व्यक्ति हो गया है मोटा किसी कारणवश, अब वो कैसे उसका प्रबंधन करेगा, कैसे वहाँ से बाहर निकलेगा और अपने को फिट करेगा। तो पहला हम देख लेते हैं, सबसे पहली बात है बैलेंस डाइट। जैसा खाओगे वैसा हो जाओगे, ये आपको याद रखना है। तो जैसा हम खाते हैं वैसे हम हो जाते हैं, तो हमको बैलेंस डाइट लेनी है, बहुत ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ओवर ईटिंग से बचना है। दूसरी बात, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, जो कि आज के समय में देखने को बहुत कम मिलता है। बच्चे जो हैं आजकल मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं, फुटबॉल भी जो है वो वीडियो गेम पे हाथ से खेलते हैं, जबकि फुटबॉल ग्राउंड में किससे खेला जाता है, पैर से खेला जाता है। बिहेवियरल चेंजेस, माइंडफुल ईटिंग करनी है, पोर्शन कंट्रोल करना है एंड डेवलपिंग हेल्दियर ईटिंग हैबिट्स, आपको डेवलप करनी है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। स्वाद जो है वो सिर्फ जीभ तक का है, उसके बाद सब ठीक ही है। प्रोफेशनल गाइडेंस, कंसल्ट अ डॉक्टर और डाइटिशियन फॉर अ पर्सनलाइज्ड वेट मैनेजमेंट प्लान, प्रोफेशनल गाइडेंस लेनी है। अब भाई इन सब चीज़ों से भी नहीं हुआ, कई बार लोगों को थोड़ा सा लगता है कि उनमें इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, तो उनको प्रोफेशनल गाइडलाइंस लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जो कि एक गंभीर मुद्दा है, ड्रग्स एंड डोपिंग का। डोपिंग होती क्या है। कोई भी एथलीट जब अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने की खातिर बैन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, ताकि उसको कुछ बेनिफिट हो और उसको मेडल मिल जाए, उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस आ जाए, तो उसको डोपिंग कहते हैं। डोपिंग इज द यूज ऑफ बैन सब्सटेंसेस और मेथड टू एनहेंस एथलेटिक परफॉर्मेंस। इट इज नॉट ओनली अनएथिकल बट ऑल्सो डेंजरस फॉर हेल्थ। कॉमन डोपिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं आपके पास में। पहला है स्टिमुलेंट, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तेजक। तो जनरली एम्फेटामाइन और कैफीन जो है ये बड़े सामान्य स्टिमुलेंट पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में अलर्टनेस को बढ़ा देते हैं, फटीग को रिड्यूस कर देते हैं और जो एनर्जी का लेवल है उसको बूस्ट करते हैं। जैसे आपने देखा हो कि जो बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं वो कॉफ़ी पीते हैं, तो कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन होता है, लेकिन इससे टॉयलेट बहुत ज़्यादा आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हर कोल्ड ड्रिंक की बोतल में लिखा होता है कंटेंट कैफीन, और आप ये ध्यान देंगे कि जिस दिन आप कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पियेंगे आपको उस दिन वॉशरूम ज़्यादा आएगा। दूसरा है बेटा टू अगोनिस्ट। बेटा टू अगोनिस्ट जनरली आपके जो एयरवेज है उसको ब्रॉडन कर देता है, जो आपकी विंड पाइप है उसको ब्रॉडन कर देता है और आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन का फ्लो है, जो एयर का फ्लो है उसको बढ़ा देता है, जिसकी मदद से लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है और उससे बॉडी में जो फ्यूल है वो ज़्यादा बर्न होता है। इसको लॉन्ग ड्यूरेशन एथलीट जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जनरली बेटा टू अगोनिस्ट अस्थमा के पेशेंट को ट्रीट करने के काम में आता है। नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स क्या होते हैं, ये पेन रिलीविंग ड्रग्स होते हैं। तो ये हमेशा जो एथलीट होता है उसको हाई फील करवाते हैं और ऐसा फील करवाते हैं कि उसमें पेन बिल्कुल भी नहीं है, उसमें दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ये नार्कोटिक्स होते हैं। जनरली जो आप पेन किलर्स खाते हैं, मेफ्टल इम्पास खाते हैं, वो सारी नार्कोटिक्स होती हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड, इसका चलन आज के दौर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और कोई भी बच्चा यदि जिम जाता होगा तो उसको बस एक ही बात याद आती है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते क्या है, ये सिंथेसाइज फॉर्म होता है हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो हमारी बॉडी में नेचुरली बनता है वो प्रमोट करता है मसल ग्रोथ को, ट्रेनिंग हार्ड करने के लिए हमको स्टिमुलेट करता है। तो जिसकी बॉडी में जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा उतना ज़्यादा उसकी बॉडी रैपिड ग्रोथ करेगी। तो बाहर से इंजेक्शन ले लेना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसके बहुत भयावह साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि वॉइस का बहुत ज़्यादा डीप हो जाना, फेशियल जो हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ हो जाना, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स का डेवलप हो जाना, बहुत सारे तरीके के इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आपने बहुत सारे WWE के रेसलर्स देखे होंगे जिसमें कि फेमस है एडी गुरेरो, उमागा, ये सभी लोग हार्ट अटैक से मर चुके हैं क्योंकि इन्होंने एक्सेस डोज ले ली थी एनाबॉलिक स्टेरॉइड की। डायरेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारी बॉडी से वेट को क्विकली लॉस करने में मदद करते हैं और ये ज़्यादातर रेसलर, बॉक्सर्स यूज करते हैं क्योंकि उनको अपनी एक वेट कैटेगरी में खेलना होता है। लेट सपोज कि मुझे 55 किलो में खेलना है और मेरा वजन है 60 किलो, तो एट द लास्ट या तो मैं एथिकल तरीके से इसको कम कर लूँ या फिर मैं डायरेटिक्स का इस्तेमाल कर लूँ। तो डायरेटिक्स तो होता क्या है, ये हमारी बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में वाटर को बाहर कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है और हमारा जो बॉडी वेट है वो उस कैटेगरी में ले आता है। इसका रिसेंट एग्जांपल था विनेश फोगाट जी, जो कि 100 ग्राम से ओलंपिक्स में बाहर हो गई थी।
तो वेट कैटेगरी का बड़ा महत्व है ऐसे खेलों में। आगे बढ़ते हैं, बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स बीटा टू अगोनिस्ट के जस्ट अगेंस्ट में काम करते हैं या अपोजिट काम करते हैं। बीटा टू अगोनिस्ट क्या कर रहा था, हमारे एयरवेज को ब्रॉडन कर दे रहा था ताकि हमारे बॉडी में जो एयर फ्लो है वो बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पे जो बीटा ब्लॉकर्स है ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में एयर फ्लो को स्लो कर देता है, हमारे हार्ट रेट को स्लो कर देता है, जिससे कि हमारी बॉडी में कामनेस आ जाती है। अब ये कौन से एथलीट इसको यूज करते हैं, जैसे आर्चरी, तीरंदाज वाले, शूटर्स, गोल्फर्स, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्थिर हाथ चाहिए। अगर आपके हाथ में सिवरिंग होगी या बॉडी में सिवरिंग होगी तो हो सकता है कि निशाना इधर उधर चला जाए, तो इसीलिए बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेप्टाइड हार्मोन्स क्या होते हैं, जैसे कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स है, जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन है। अब एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन आपके जो किडनी है उससे सीक्रेट होता है। अब ये करता क्या है, आपके रेड ब्लड सेल्स के नंबर्स को बढ़ा देता है। अब रेड ब्लड सेल्स के नंबर्स आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट होता है और वो ऑक्सीजन को ज़्यादा कैरी करता है, तो इसलिए पेप्टाइड हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंसिक्वेंसेज ऑफ डोपिंग, भाई परिणाम क्या है, परिणाम बहुत ही बुरे हैं डोपिंग के, कृपया करके इसे कभी भी इस्तेमाल ना करें। हेल्थ रिस्क हो सकते हैं इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म डैमेज टू ऑर्गन्स एंड सिस्टम। जितने भी आपकी बॉडी में ऑर्गन हैं उन सब का कैंसर आपको हो सकता है यदि आप डोपिंग का इस्तेमाल करते हैं, और इसको ज़्यादा मात्रा में करते हैं। जब तक आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें। लीगल एंड एथिकल इश्यूज हो सकते हैं, डोपिंग वायलेट्स एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड फेयर कंपटीशन को धक्का लग सकता है। बैन, कोई भी एथलीट यदि डोपिंग करता है तो वो बैन हो सकता है, उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती है और उसका करियर समाप्त भी हो सकता है। प्रिवेंशन क्या है, कैसे हम इन सबको रोक सकते हैं, एजुकेट एथलीट्स अबाउट द डेंजर्स ऑफ डोपिंग एंड प्रमोट फेयर प्ले। हमको भाई एथलीट को क्या करना है, एजुकेट करना है कि आप फेयर तरीके से खेलें और डोपिंग करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। एनकरेज नेचुरल मेथड टू इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस सच एज प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेस्ट एंड मेंटल प्रिपरेशन। हमको क्या करना है भाई, नेचुरल मेथड्स को एनकरेज करना है, बढ़ावा देना है, जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है, रेस्ट और मेंटल प्रिपरेशन हो सकती है। रेगुलर एंटी डोपिंग टेस्ट इन कंपटीशन टू इंश्योर एथलीट्स आर क्लीन। एंटी डोपिंग एजेंसी हमारे पास में वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि फॉर्म हुई थी 1999 में, और भारत की है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि फॉर्म हुई थी 2005 में। तो ये हमेशा क्या करते हैं, समय समय पर एथलीट्स का चेक करते रहते हैं कि इन्होंने डोप तो नहीं किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही, बने रहें पीएचडी गुरुजी के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।